हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोकेम क्लासेस विद ज्योति ब्रागटा। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 फ्रॉम क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड दिस वीडियो विल बी हाईली यूजफुल फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड फॉर HP TET and CTET aspirants. So let's get started. Compounds are of two types, organic compounds and inorganic compounds. In this chapter, we will only discuss about organic compounds. So what are organic compounds? Organic compounds are made up of carbon and form the basis of all living organisms. तो वो सभी compounds जो कि कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम organic compounds बोलते हैं. उसके बाद आते हैं the covalent bond. Carbon always forms covalent bond. The bonds formed by the sharing of electron pair between two atoms are known as covalent bonds. तो वो बॉन्ड जो बना है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. उसके बाद आती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. कार्बन इज टेट्रावेलेंट. इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो आपका कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है, मीन्स इसके वेलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे एटम्स के साथ में. लेकिन ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से गेन करने पड़ेंगे. लेकिन इसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जो कि प्रोवाइड करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. इसीलिए कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा. कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन with the electrons of other carbon atom or with other elements and attain noble gas configuration. तो कार्बन अपनी नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा दूसरे एटम्स के साथ में, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा. द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन की तरह ही ये वाले एटम्स भी क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं बाय शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स. अब यहाँ पर ये मैंने कुछ लिविस्टॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं. तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है इथेन का. तो यहाँ पर गलती से मैंने मीथेन लिख दिया है. आप खुद से मीथेन का स्ट्रक्चर ट्राई कर सकते हो. मीथेन में एक कार्बन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है 4 हाइड्रोजन एटम से. लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है ये इथेन का स्ट्रक्चर है. तो इथेन के स्ट्रक्चर में 2 कार्बन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है 6 हाइड्रोजन एटम से. तो यहाँ पर देख लो आप दोनों कार्बन्स को. तो दोनों कार्बन्स को क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए. तो सबसे पहले लेफ्ट वाले कार्बन को देखो. लेफ्ट वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है राइट वाले कार्बन के साथ में और इन 3 हाइड्रोजन्स के साथ में. और इस तरह से अपनी वैलेंसी को भी ये कंप्लीट कर रहा है और इन हाइड्रोजन्स की वैलेंसीज को भी ये कंप्लीट कर रहा है. फिर राइट वाले कार्बन को देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है लेफ्ट वाले के साथ में और जो राइट को हाइड्रोजन प्रेजेंट है इन हाइड्रोजन्स के साथ में, और अपनी वैलेंसी को भी कंप्लीट कर रहा है और इन अपने साथ अटैच्ड हाइड्रोजन की वैलेंसीज को भी कंप्लीट कर रहा है. फिर आते हैं हाइड्रोजन पर. तो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. तो देखो इन दोनों हाइड्रोजन्स ने क्या की है? अपने मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं आपस में, और यहाँ पर 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में. तो ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा. फिर ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6. तो इन दोनों ऑक्सीजन्स को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए. तो ये आपस में 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और शेयर करेंगे और अपनी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे. अब यहाँ पर आप देख सकते हो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन दोनों ऑक्सीजन्स के बीच में. तो आपका डबल बॉन्ड बनेगा. फिर नाइट्रोजन के केस में देखो, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 5, ठीक है, और इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए. तो ये क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे आपस में और अपनी अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे. और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इन दोनों नाइट्रोजन्स के बीच में और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है. उसी तरह से आप वाटर का स्ट्रक्चर भी खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है. फिर नेक्स्ट आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स as they have weak intermolecular forces. They are poor conductor of electricity
as electrons are shared between atoms and no charge particles are present. तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी चार्ज सेपरेशन यहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए ये बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है. फिर आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. तो कार्बन की एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन. कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग, एंड लिंकेज में बी सिंगल, डबल और ट्रिपल. तो जो आपका कार्बन एटम है ये कोवेलेंटली बॉन्डेड हो सकता है दूसरे कार्बन एटम के साथ में और एक लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है कार्बन कार्बन एटम्स की. और इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन की इस टेंडेंसी को हम कैटिनेशन कहते हैं. ठीक है. और जो ये चेन बनाएगा वो लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है और क्लोज रिंग भी हो सकती है. और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है और ट्रिपल भी हो सकती है. फिर नेक्स्ट आता है टेट्रावेलेंसी. कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स और मोनोवेलेंट एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर. जो कार्बन है आपका वो दूसरे एटम्स के साथ में 4 बॉन्ड्स बना सकता है. ये मतलब ये टेट्रावेलेंट होता है. 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके वैलेंस शेल में, तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे एटम्स के साथ में. फिर उसके बाद आते हैं हाइड्रोकार्बन्स. कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. तो वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. और हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. इसमें एग्जाम्पल्स है आपके एल्केन्स. और एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2. ठीक है. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन कार्बन एटम्स. तो अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे एल्कीन. अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे एल्काइन. एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2. फिर आप यहाँ पर देखो इमेज में, ये जो लेफ्ट साइड को है ये एल्केन्स का स्ट्रक्चर है. तो एल्केन में सबसे फर्स्ट जो मेंबर है वो होता है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 और स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में. फिर उसी तरह से इथेन. इथेन के केस में 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं 6 हाइड्रोजन एटम्स से. और प्रोपेन होता है आपका C3H8, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो. फिर ब्यूटेन होता है आपका C4H10, पेंटेन होता है C5H12 और हेक्सेन होता है C6H14. ठीक है. और इन हाइड्रोजन को प्लेस करते टाइम आपने ध्यान रखना है टेट्रावेलेंसी का, कि आपका जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट होता है. मतलब एक कार्बन के साथ में 4 एटम्स ही लिंक्ड हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एल्कीन्स. तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है. इसका सबसे जो फर्स्ट मेंबर है वो होता है इथीन और इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4. यहाँ पर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा और हर एक कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन एटम लगे होंगे, क्योंकि जो आपका एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड्स ही फॉर्म कर सकता है अदर एटम के साथ में. फिर उसी तरह से आप प्रोपीन देख लो, जिसका फॉर्मूला होता है C3H6. तो ये आपने कैसे निकालना है CnH2n से, कि कितने मतलब अगर आपके 3 कार्बन एटम्स है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हो गए, ये आप CnH2n जो जनरल फार्मूला है एल्कीन्स का उसमें वैल्यूज़ को पुट करके निकाल सकते हो. जैसे आपको पता है 3 कार्बन एटम्स है तो n की जगह 3 की वैल्यू को पुट करना है. फिर आप हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन एटम्स लगेंगे ये आप H2n में n की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो. ठीक है. उसी तरह से आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर भी ट्राई कर सकते हो, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर भी ट्राई कर सकते हो. फिर आपके नेक्स्ट आते हैं एल्काइंस, जिनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2. तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है एल्काइंस का होता है इथाइन, जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब ये दोनों कार्बन एक एक बॉन्ड ही फॉर्म कर सकते हैं. तो इनके साथ एक एक हाइड्रोजन ही लगा होगा और इसका जो फॉर्मूला होगा C2H2. फिर उसी तरह से आप प्रोपाइन यानी कि C3H4 का स्ट्रक्चर भी ट्राई कर सकते हो. फिर ब्यूटाइन का भी आप ट्राई कर सकते हो. तो आपको ये प्रैक्टिस करने से ही समझ आएगी स्ट्रक्चर्स. फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आपके एग्जांपल्स थे एल्केन्स. तो ये मैंने यहाँ पर इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. ये मीथेन पता नहीं क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर ये इथेन का स्ट्रक्चर है जहाँ पर 2 कार्बन एटम्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है
किससे, 6 हाइड्रोजन एटम से, और एक कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कार्बन के बीच में भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आप इथीन और इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर देख सकते हो। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगी इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में। और इथाइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगी इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ से आप इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से। फिर उसके बाद आते हैं कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एक होते हैं आपके सबसे पहले स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, फिर आपके ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, और थर्ड होते हैं आपके साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आपके कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है। इसमें आपके बेस्ट एग्जाम्पल्स है एल्केन्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है C3H8। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है कार्बन कार्बन एटम्स की। तो ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। फिर आपके ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के केस में ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। जैसे आप देख सकते हो ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर इस कार्बन एटम्स के साथ में जो ये सेकेंड कार्बन एटम है, इसके साथ में एक और कार्बन एटम नीचे को लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। या दूसरे केस में देख लो आप, एक कार्बन के साथ में 4 कार्बन्स और लगे हुए हैं, तो ये आपकी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें एग्जांपल आप देख लो आइसोमेरिज्म ऑफ पेंटेन। तो पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12, आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो फिर आप पीछे इमेज में जा करके वहाँ से लर्न कर सकते हो फॉर्मूलाज एंड स्ट्रक्चर्स एल्केन्स के। तो पेंटेन का सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो होता है बिल्कुल मतलब स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, जहाँ पर बिल्कुल लॉन्ग चेन प्रेजेंट है कार्बन कार्बन एटम्स की। तो इस स्ट्रक्चर को एन पेंटेन बोलते हैं। फिर आपका सेकंड आता है आइसोपेंटेन, जहाँ पर जो 5th कार्बन एटम है वो सेकंड कार्बन एटम पर आकर के अटैच हो गया, नीचे को आप देख सकते हो। तो ये आपका आइसोपेंटेन हो गया। फिर आप नियोपेंटेन देख लो, यहाँ पर जो आपके 4th एंड 5th जो मिथाइल ग्रुप्स है, यानी कि जो कार्बन एटम्स है अलोंग विद इट्स हाइड्रोजन एटम्स, ये सेकंड कार्बन में अटैच्ड हो गए। एक नीचे को लग गया है और एक ऊपर को लग गया, तो ये आपका नियोपेंटेन हो गया। अब इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सेकंड। फिर आप साइक्लिक सैचुरेटेड में एग्जांपल देख सकते हो साइक्लोहेक्सेन C6H12। तो यहाँ पर साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बन एटम्स, और हर एक कार्बन एटम के साथ में 2-2 हाइड्रोजन्स लगे होंगे। और साइक्लिक अनसैचुरेटेड के केस में आपका एग्जांपल है बेंजीन। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कंपाउंड में। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है बेंजीन के केस में, और हर एक कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन लगा होगा। तो ये है आपके साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन्स। फिर नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। इन हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogen atom is replaced by other atom in accordance with their valencies. These are heteroatoms. तो हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस किए जाते हैं कुछ एटम्स के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद देयर वैलेंसीज। और ये जो एटम्स होते हैं ये हेटेरोएटम्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। These heteroatom or group of atom which make carbon compound reactive and decide its properties are called functional groups. तो ये heteroatom या फिर group of atom जो कार्बन कंपाउंड्स को रिएक्टिव बनाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं, उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। फिर आप इसके फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल्स देख लो यहाँ पर इस इमेज में। तो आपके जो हेलो ग्रुप्स है जैसे क्लोरो एंड ब्रोमो ग्रुप्स है, जो ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जांपल्स है। और आपके एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब फंक्शनल ग्रुप्स है। यहाँ से आपने क्या करना है, इनके नेम्स एंड फॉर्मूला याद करने हैं। तो एल्कोहल का फॉर्मूला OH होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है, कीटोन का फॉर्मूला CO होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। फिर आती है होमोलोगस सीरीज। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सम ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर द हाइड्रोजन
इन अ कार्बन चेन। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लो, ये आपके एल्कोहल्स है। तो यहाँ पर एल्कोहल यानी कि OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ओल, यहाँ पर सुफिक्स लगेगा आपका ओल। तो एक कार्बन एटम है यहाँ, तो ये आपका मिथ मतलब मिथेन ओल होगा ये आपका, ठीक है। फिर उसी तरह से आपका मिथेनोल, इथेनोल, ब्यूटेन, प्रोपेनोल एंड ब्यूटेनोल है ये। तो आप देख सकते हो इस इन सभी को, ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं बाय 1 CH2 ग्रुप। जैसे कि जो मिथेनोल है वो इथेनॉल से कैसे डिफर कर रहा है, इस CH2 ग्रुप से जो बीच में प्रेजेंट है। उसी तरह से जो इथेनॉल है वो प्रोपेनॉल से कैसे डिफर कर रहा है, बाय 1 CH2 ग्रुप। और उसी तरह से ब्यूटेनॉल मिथेनॉल, सॉरी, प्रोपेनॉल से डिफर कर रहा है बाय 1 CH2 ग्रुप। तो वो सीरीज जहाँ पर जो कंपाउंड्स है वो डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से बाय 1 CH2 ग्रुप, ऐसी सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, ठीक है। दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला। Any two homologous differ by CH2 group and different in molecular mass. Difference in molecular mass is 14 mu. They have same chemical properties but show gradual change in physical properties. फिर नेक्स्ट आते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे आपके अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है कंपाउंड में तो आपका वो मिथ होगा, 2 है तो इथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का आपको सुफिक्स पता होना चाहिए। सुफिक्स और प्रीफिक्स पता होना चाहिए। कुछ जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो प्रीफिक्स में लगते हैं और कुछ सुफिक्स में लगते हैं, तो आपको उनकी सुफिक्स एंड प्रीफिक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे कार्बन कंपाउंड्स का। तो सबसे पहला, अगर आपका हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें प्रीफिक्स, ये हेलोजन्स जो होते हैं हमेशा प्रीफिक्स में लगते हैं। तो इसके लिए क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स होता है क्लोरो, और ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स होता है ब्रोमो। तो इस कंपाउंड में देखो आप, यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो मतलब आपका ये क्या है, प्रोप है। तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना, तो मतलब प्रोपेन है ये आपका। और प्रोपेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या होगा फिर, क्लोरोप्रोपेन। उसी तरह से आप नेक्स्ट देख लो, अगर एल्कोहल प्रेजेंट है तो आपका सुफिक्स लगेगा ओल। तो ये आपका प्रोपेन है ना, यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स है, तो प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया इस OH ग्रुप ने और खुद आकर के यहाँ पर लग गया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, अब प्रोपेन से प्रोपेन ओल बन जाएगा। उसी तरह से एल्डिहाइड के लिए सुफिक्स लगता है अल। तो एक हाइड्रोजन को प्रोपेन से रिप्लेस करा है इस एल्डिहाइड ग्रुप ने, और ये प्रोपेन से प्रोपेन अल बन गया है अब। फिर कीटोन के केस में लगता है ओन, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है ये जो सेंटर वाला कार्बन है इस पर आकर के लग गया कीटोन ग्रुप। और कीटोन ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है जनरल होता है C++O। तो ये आपका बन गया प्रोपेन से अब प्रोपेन ओन। उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में सुफिक्स लगता है ओइक एसिड। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 थर्ड कार्बन पर लगा है आपका COOH ग्रुप, और COOH ग्रुप का जो फार्मूला मतलब COOH को हम लिखते हैं C++OOH से। तो अब ये प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड बन गया है। और डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन्स के केस में सुफिक्स आपका इन लगता है। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग गया है, तो फिर ये अब इसको हम क्या बोलेंगे, अब प्रोपीन बोलेंगे। फिर ट्रिपल बॉन्ड जब लगा हो तो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस बोलते हैं ना उनको, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इनके लिए सुफिक्स होता है आयन। और ये आपका है, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, ये आपका है प्रोपाइन। तो इस तरह से आप नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। अब नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कंबस्चन। तो जो आपके जो एल्केन्स होते हैं, यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिया गया है मीथेन का, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनकी बर्निंग की प्रोसेस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंबस्शन बोलते हैं, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट एनर्जी। तो कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स एज अ फ्यूल यूज होते हैं क्योंकि ये एयर की प्रेजेंस में बर्न करके लॉट ऑफ हीट रिलीज करते हैं, ठीक है। Saturated hydrocarbons generally burn in air with blue and non-sooty flame, while unsaturated hydrocarbons burn in air with yellow sooty flame because percentage of carbon is higher than saturated hydrocarbon, which does not get completely oxidized in air. तो अनसेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बर्न करते हैं विद येलो एंड सूटी फ्लेम क्योंकि यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होती है जो कि कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं इन एयर, ओके। फिर नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। एल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड in the presence of oxidizing agent like alkaline potassium permanganate और in the presence of acidic potassium dichromate। तो जो आपके इथेनॉल है वो डायरेक्टली इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं या जो आपके अल्कोहल्स है वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो रिएक्शन। फिर उसके बाद आती है एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शंस में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेडियम और निकल। तो प्लेडियम और निकल की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड होता है। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। और इस रिएक्शन की एक सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है इन द कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से होता है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब मीथेन क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपका CH3Cl एंड HCl बनता है। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है इस क्लोरीन ने और खुद आकर के अटैच हो गया। तो ये आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो इसमें आपके बुक में है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इथेनॉल जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इथेनॉल इज कलरलेस, प्लीजेंट स्मेल एंड हैविंग प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वॉलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम। जब आपका अल्कोहल सोडियम के साथ में रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इथेनॉल ने सोडियम के साथ रिएक्ट किया और सोडियम इथॉक्साइड आयन फॉर्म किया, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल बाय इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। मतलब इथेनॉल की प्रेजेंस के लिए ये रिएक्शन एज अ टेस्ट भी यूज़ की जाती है। अगर आपका इथेनॉल प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आपका इथेनॉल जो है वो रिएक्ट करता है तो इथीन और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब वाटर यहाँ पर बाहर निकल जाता है इस रिएक्शन को, इसीलिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है इथेनोइक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COH। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है इट इज़ कलरलेस लिक्विड हैविंग सोर टेस्ट एंड हैविंग स्मेल ऑफ विनेगर। तो एसिटिक एसिड से विनेगर लाइक स्मेल आती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। व्हेन प्योर एसिटिक एसिड इज फ्रीज इट फॉर्म्स कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको क्योंकि फ्रीज होने पर ये कलरलेस आइस लाइक सॉलिड को फॉर्म करता है। फिर आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहले आपकी एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल आपस में रिएक्ट करके एस्टर फॉर्म करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और ये जो एस्टर होता है ये स्वीट स्मेलिंग होता है। और ये जो एस्टर है
जब ये कंबाइन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो सोडियम एसीटेट एंड इथेनॉल फॉर्म होता है, और इस रिएक्शन को स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन से सोप प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एंड स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद बेस। जब एसिटिक एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम एसीटेट एंड वाटर फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स के साथ में ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, सोडियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ पर देख सकते हो रिएक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आपका एग्जांपल है C17H35COONA। तो ये क्या है, आपका सोप जो है वो लॉन्ग चेन होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सोडियम या पोटेशियम का। सोप्स आर इफेक्टिव ओनली इन सॉफ्ट वाटर। जो सोप्स है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही इफेक्टिव होते हैं। Detergents are ammonium or sulfonate salts of long chain of carboxylic acid. Detergents are effective in both hard and soft water. Soap molecule has ionic or hydrophilic part and long hydrocarbon chain और हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर रिपेलिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस इमेज में, ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड है, ठीक है, और जो ये टेल टाइप का स्ट्रक्चर है ये आपका हाइड्रोफोबिक एंड है, ठीक है। फिर आता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मोस्टली डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेस itself with dirt and the ionic end is surrounded with molecule of water. This result in formation of a radial structure called micelles. तो जो डर्ट होती है, जो क्लॉथ्स पर डर्ट लगी होती है वो ऑयली होती है इन इट्स नेचर। तो जो हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग जो पार्ट है, जो एंड है सोप का, वो अटैच हो जाता है डर्ट से, और जो आयोनिक एंड है वो सराउंडेड रहता है वाटर मॉलिक्यूल से, और इससे एक रेडिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको मिसेल्स बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में, ये आपकी मिसल फॉर्मेशन है जहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसने सराउंड किया हुआ है, उसने वो अटैच हुआ है किससे, ऑयल ड्रॉपलेट से, यानी कि डर्ट से अटैच्ड हुआ है, और जो आपके जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो सराउंडेड है वाटर मॉलिक्यूल से। तो ये आपकी फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स की इमेज है। सोप मिसल्स हेल्प टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर and cloth gets cleaned. Soap is a mixture of micells and the magnesium and calcium salt present in hard water react with soap molecule to form insoluble product called scum. This scum create difficulty in cleansing action of soap. जो हार्ड वाटर में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सोप के साथ में इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसको स्कम बोलते हैं, और ये जो स्कम होता है ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है क्लॉथ की क्लीनिंग में, ठीक है। इसीलिए जो सोप है वो इफ़ेक्टिव नहीं होता है इन केस ऑफ हार्ड वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर में आपके मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बट बाय द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट्स इनसॉल्युबल स्कम इज़ नॉट फॉर्म्ड विद हार्ड वाटर एंड क्लोथ्स गेट क्लीन्ड इफेक्टिवली। तो अगर हम सोप की जगह पर डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो हार्ड वाटर में भी इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि वो स्कम को फॉर्म नहीं होने देगी, ठीक है। सो ये था क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।